पौधों को पानी कब से नहीं दिया। अगली सुबह उसने नाश्ते की टेबल पर सालार से पूछा। पौधों को? वो चौंका। पता नहीं, शायद काफी दिन हो गए, वो बुड़बुड़ाया था। सारे पौधे सूख रहे थे। वो उसका चेहरा देखते हुए हैरान हुई थी। वो जिम से आने के बाद रोज सुबह पौधों को पानी दिया करता था। उससे पहले कभी इमामा ने उसे अपनी रूटीन भूलते नहीं देखा था। वो स्लाइस खाते खाते यकदम उठकर टेरेस का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। चंद मिनटों के बाद वो कुछ परेशान सा वापस आया था। हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। उस सुबह वो पौधों को पानी देकर आई थी। तुम्हारी गाड़ी फिलहाल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2-4 दिन में मेरी गाड़ी आ जाएगी तो तुम्हारी छोड़ दूंगा, उसने दोबारा बैठते हुए इमामा से कहा। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वर्कशॉप में है, लग गई थी, उसने आम से लहजे में उसे कहा। वो चौंक गई। कैसे लग गई? पता नहीं कैसे लग गई, मैंने किसी गाड़ी के पीछे मार दी थी। वो कुछ माजरत ख्वाहाना अंदाज में उसे बता रहा था। वो उसका चेहरा देखती रही। वो स्लाइस पर मक्खन लगा रहा था। वो एक्सपर्ट ड्राइवर था और ये नामुमकिन था कि वो किसी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दे। घर में आने वाली दरारें मर्द और औरत पर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होती हैं। औरत की परेशानी आंसू बहाने, खाना छोड़ देने और बीमार हो जाने तक होती है। मर्द इनमें से कुछ भी नहीं करता। उसका हर रद्द अमल उसके आसपास की दुनिया पर असरअंदाज होता है, मगर वो एक रिश्ता दोनों के वजूद पर अपना अक्स छोड़ता है। मजबूत हो तब भी, कमजोर हो तब भी, टूट रहा हो तब भी, दोनों अपनी मर्जी से इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हो तब भी। इमामा ने उसके चेहरे से नजरें हटा ली। उस रात वो डॉक्टर साहब के घर इस वाक़े के बाद पहली बार उनके लेक्चर के लिए गया था। इमामा हमेशा की तरह आज भी उसके साथ थे। वो आमतौर पर लेक्चर वाले दिन वहां आते हुए इमामा को साथ लेकर आया करता था या सईदा अम्मा की तरफ छोड़ देता था, जिनका घर वहां से 10-15 मिनट के फासले पर था। जितनी देर वो लेक्चर सुनता, इमामा सईदा अम्मा या आंटी के पास बैठी रहती, फिर वो वहां से खाना खाकर आ जाते थे। डॉक्टर साहब ने आज भी सालार का इस्तकबाल किसी गर्मजोशी के बगैर सिर्फ हाथ मिलाकर किया था। लेक्चर के बाद डिनर पर भी उन्होंने सालार के लिए वो पुरानी तवज्जो नहीं दिखाई। डिनर पर फुरकान भी था और डॉक्टर साहब फुरकान से गुफ्तगू में मसरूफ रहे। सालार से होने वाली थोड़ी सी बातचीत आंटी ने की। सालार से ज्यादा उस रात उस रवैये को इमामा ने महसूस किया था। उसने डॉक्टर सिब्ते अली की किसी के लिए ऐसी खफगी पहली बार देखी थी। वो खफगी उसकी वजह से और उसके लिए थी। इसके बावजूद इमामा को उनका रवैया या सालार को नजरअंदाज करना बुरी तरह चुभा था। वापस आते हुए वो परेशान थी। अब्बू, आप सालार से अच्छी तरह बात क्यों नहीं करते? इमामा अगले दिन दोपहर को डॉक्टर सिब्ते अली के ऑफिस से आने के बाद उनके घर आई थी। कैसे बात करनी चाहिए? वो बेहद संजीदा थे, जैसे आप पहले किया करते थे। पहले सालार ने ये सब कुछ नहीं किया था। उसके बारे में मुझे बड़ी खुशगुमानियां थी। वो मध्यम आवाज में बोले। अब्बू, वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मेरी गलती थी, वरना शायद बात इतनी न बढ़ती। वो बहुत इज्जत करता है मेरी, बहुत ख्याल रखता है, लेकिन अब ये सब होने के बाद वो बहुत परेशान है। वो सर झुकाए वजाहतें दे रही थी। आप जब उसे इस तरह इग्नोर करते हैं तो मुझे बहुत हद तक महसूस होती है। वो ये सलूक तो डिजर्व नहीं करता। फुरकान भाई के सामने कितनी बेइज्जती महसूस होती होगी उसे। वो बेहद रंजीदा थी। डॉक्टर सिब्ते अली बेसाख्ता हंस पड़े। इमामा ने नजरें उठाकर देखा। मैं जानता हूं सालार बुरा आदमी नहीं है, वो परेशान और नादिम है। मैं ये भी जानता हूं कि कसूर उसका ज्यादा नहीं है और मेरा उसके साथ रवैया आपको बुरा लगता होगा। वो हैरानी से डॉक्टर सिब्ते अली का चेहरा देखने लगी। बेटा, मैं आपको इसी बात का एहसास दिलाना चाहता था, मर्द
जब वो गुस्से में घर छोड़ कर जाता है तो वो जैसे जाता है वैसे ही आ जाता है। उसके घर से जाने पर उसकी अपनी इज्जत पर हर्फ आता है, ना उसकी बीवी की इज्जत पर हर्फ आता है। लेकिन औरत जब वो गुस्से में घर से निकलती है तो अपनी और मर्द दोनों की इज्जत लेकर बाहर आ जाती है। वो वापस आ जाए तब भी मर्द की और औरत दोनों की इज्जत कम हो जाती है। झगड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, उसने गुस्से में बुरा भला कहा, जाने का कह दिया। आप घर के किसी दूसरे कमरे में चली जाती, वो हाथ पकड़कर तो नहीं निकाल रहा था। सुबह होती उसका गुस्सा ठंडा हो जाता, एक आध दिन में बात खत्म हो जाती, इतना बड़ा मसाला न बनता। वो रसानियत से उसे समझा रहे थे। मर्द के दिल में उस औरत की इज्जत कभी नहीं होती जिसे छोटी छोटी बातों पर घर की दहलीज पार करने की आदत हो। और ये दूसरी बार हुआ है। उसने चौंक कर डॉक्टर साहब को देखा, वो मुस्कुरा रहे थे। याद है, शादी के दूसरे दिन भी आप नाराज होकर सैयदा अम्मा के पास रह गई थी। इमामा ने नादिम होकर सर झुका लिया। उसे ये वाकया याद नहीं रहा था। मर्द के साथ अना का मुकाबला करने वाली औरत बेवकूफ होती है, वो उसे अपना दुश्मन बना देती है। अकड़पन और जिद करके मर्द से बात मनवाई जा सकती है, उसके दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत नहीं बढ़ाई जा सकती। अल्लाह ने आपको बहुत मोहब्बत करने वाला और बहुत सी खूबियों वाला शौहर दिया है। उसने आपकी ऐबजोई नहीं की, बल्कि माजरत करके आपको साथ ले गया। बहुत कम मर्दों में यह सिफ़त होती है। तो अगर कभी कोई कोताही हो जाए उससे या कोई गिला हो तो उसकी मेहरबानियां याद कर लिया करें। वो सर झुकाए खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। अगर मैं ये सब बातें उस वक्त आपको समझाता जब आप यहां आई थी तो आप मेरी बात कभी ना मानती। आपको लगता आपके अपने वालिदैन होते तो वो इस सिचुएशन में आपको समझाते नहीं, सिर्फ सपोर्ट करते। इसलिए ये बातें तब नहीं समझाई मैंने। वो ठीक कह रहे थे। वो उसे इस वक्त ये सब कुछ कहते तो वो बुरी तरह दिल बर्दाश्ता होती। उसने कुछ कहे बगैर वो पेपर्स निकाल कर उन्हें दिए जो सालार ने उसे दिए थे। ये सालार ने दिए हैं मुझे, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है इनकी, आप उसे बता दें। डॉक्टर सिब्ते अली बेहद गहरी मुस्कुराहट के साथ वो पेपर्स पढ़ते रहे, फिर हंस पड़े। उसने ये बहुत मुनासिब और हिकमत वाला काम किया है। अपने पास आने वाले अक्सर मर्दों को मैं इन मामलात के हवाले से इसी तरह के तस्फिये का कहता हूँ, और कई मर्दों ने किया भी है। सालार के जहन में भी वही चीज है, लेकिन उसने आपके लिए कुछ ज्यादा कर दिया है। वो पेपर्स पर नजर डालते हुए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन मैं वो कुछ कहना चाहती थी जब डॉक्टर साहब ने उसकी बात काट दी। आप भी उसका कुछ ज्यादा ख्याल रखा करें। वो उसे पेपर्स लौटा रहे थे, ये जैसे गुफ्तगू खत्म करने का इशारा था। उस दिन वो पूरा रास्ता डॉक्टर साहब की बातों के बारे में सोचती रही। उन्होंने उसे कभी नसीहतें नहीं की थी। ये पहला मौका था कि इस तरह की बातें की थी। कोई ना कोई गलती उन्होंने उसकी भी महसूस की थी कि इस तरह उसे समझाने लगे थे। वो खाना पकाते हुए भी उनकी बातों के बारे में सोचती रही। तुम डॉक्टर साहब के पास गई थी? सालार ने शाम को घर आते ही उससे सवाल किया। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? वो खाने के बर्तन टेबल पर लगा रही थी। उन्होंने मुझे फोन किया था। वो गर्दन से टाई निकालते हुए बोला। ओह, कुछ कहा उन्होंने तुमसे? उसने सालार का चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। नहीं, बस वैसे ही कुछ देर बातें करते रहे। इमामा को महसूस हुआ वो उससे कुछ कहना चाहता था। हमेशा की तरह कपड़े तब्दील करने के लिए बेडरूम में जाने की बजाय टाई निकालकर बेमकसद किचन काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ा डिश में पड़ा सलाद खाने लगा। आज क्या है खाने में? शादी के इतने महीनों में आज पहली दफा उसने ये सवाल किया था। इमामा ने उसे बताया, लेकिन वो हैरान हुई थी। और स्वीट डिश? ये सवाल पहले से भी ज्यादा अचंभे वाला था। वो मीठे का शौकीन नहीं था। कल चाइनीज बनाना। वो एक बार फिर उसका चेहरा देखकर हैरान रह गई।
वो खाने के मामले में फरमाइशें करने का कहाँ आदी था। कल भी चाइनीज था। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए उसने सादा लहजे में सालार को याद दिलाया। वो गड़बड़ा गया। हाँ, कल भी चाइनीज था, कोई बात नहीं, कल फिर चाइनीज सही। आई मीन, इसमें कोई हर्ज नहीं। इमामा ने सिर्फ सर हिला दिया। वो अब फ्रिज से चपातियां बनाने के लिए आटा निकाल रही थी। एक्वा ब्लू कलर तुम पर अच्छा लगता है। वो फ्रिज का दरवाजा खोले जैसे करंट खाकर पलटी थी। उसने बेहद हैरत से सालार को देखा। एक्वा ब्लू नहीं है ये। उसकी आंखों के तासुर ने उसे गड़बड़ा दिया था। सालार, तुम्हारे साथ क्या मसला है? इमामा ने कहा। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा ये एक्वा ब्लू है। ये एक्वा ब्लू ही है, इसलिए तो पूछ रही हूं कि मसला क्या है। वो उसकी बात पर बेख्तियार हंस पड़ा। फिर कुछ कहे बगैर वो आगे बढ़ा और उसे साथ लगा लिया। जस्ट वांटेड टू थैंक यू। सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। इमामा ने उसे कहते सुना। वो जानती थी कि वो किस चीज के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था। And I am ready. Really sorry. I meant it. और I am really sorry. I mean it. वो अब दोबारा माजरत कर रहा था। I know. उसने मध्यम आवाज में कहा। I love you. इमामा का दिल भर आया। उनकी शादीशुदा जिंदगी में सिर्फ पिछले 10 दिन ऐसे थे जिसमें उसने एक बार भी सालार से ये जुमला नहीं सुना था। पहले डॉक्टर सिप्ती अली के घर पर होने की वजह से दोनों के दरमियान राबिता नहीं था, और बाद में शायद सालार उससे ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो अगर उससे फोन पर ये नहीं कह पाता था तो फिर एसएमएस पर कुछ ना कुछ लिख कर भेजता रहता था। डियर, हनी, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, वुमेन, वाइफ, बेटर हाफ, missing, waiting, best, you, yours, mine, beauty, friend, partner, Mrs, thinking, hoping। वो एक लफ्जी एसएमएस शुरू में उसे बुरी तरह झुंझला देते थे। मुझे क्या पता तुम क्या चाहते हो, पूरा जुमला क्यों नहीं लिख सकते तुम? यकीनन कोई क्लाइंट होता होगा तुम्हारे पास और तुम वक्त बचाने के लिए ऐसे मैसेजेस भेजते हो। अगर क्लाइंट के सामने बैठकर मिसिंग लिख सकता हूं तो मिसिंग यू भी लिख सकता हूं, उसने कहा। तो फिर क्यों नहीं लिखते? इस तरह तुम मेरे एसएमएस को कुछ ज्यादा ध्यान से पढ़ती होगी, उसने लॉजिक दी। उसने दिल में एतराफ किया कि वो ठीक कह रहा था। वो कुछ देर इस एक लफ्ज के बारे में जरूर सोचती थी। सिर्फ एक जुमला था जो वो हमेशा पूरा लिखता था, आई लव यू। खाली लव क्यों नहीं लिखते थे तुम? ये क्यों पूरा लिखते हो? इमामा ने नोटिस किया था। बताऊंगा तुम्हें कभी। सालार ने उसे टाला था। वो उसे बता नहीं सका कि वो लव के लफ्ज पर खाइफ था। उसके जहन में अगर इमामा उभरती थी तो इमामा के जहन में कौन उभरता होगा? और अब वो वन वर्ड रिडल्स गायब हो गई थी तो उसे उनकी कदरों कीमत का एहसास हुआ था। लाशौरी तौर पर वो उससे इस सताइश और इजहार मोहब्बत की तवक्को रखने लगी थी, और जब वो सब कुछ गायब हुआ तो वो फनी और सिली बातें उसके लिए बहुत संजीदा इशू हो गई थीं। वो उससे अलग हो गया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये एक्वा ब्लू है? अपनी पोरों से आंखें साफ करते हुए इमामा ने बात बदलने की कोशिश की थी। तुम हमेशा अजीब नाम लेती हो कलर्स के। एक्वा ब्लू वाहिद अजीब नाम था जो मुझे ब्लू कलर के लिए उस वक्त याद आया, उसने सादा लहजे में कहा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो कलर ब्लाइंड था, उसे अब अंदाजा हो चुका था। वेरी स्मार्ट, उसने जैसे उसे दाद दी। यू थिंक सो? वो हंसा। यस आई डू। थैंक यू देन।
वो कहता हुआ किचन से निकल गया था। किचन के वस्त में खड़ी वो उसे जाते हुए देखती रही। वो दुनिया का सबसे अजीब रिश्ता था। दूर हो तो दीवारों का जंगल उग आए, पास हो तो कागज जैसी दीवार भी न रह पाए। नाराज हो तो गिलों के लिए समंदर भी कम पड़ जाए, और मोहब्बत हो तो गिला नाम की चीज सहरा में पानी बन जाए। गुस्सा हो तो एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना हो, और गुस्सा खत्म हो तो एक दूसरे के बगैर करार मुश्किल हो जाए। वो भी शौहर और बीवी के रिश्ते में मुंसलिक हो जाने के बाद इस ताल्लुक के सारे नशीबो फराज से गुजर रहे थे, और पिछले 10 दिन उसकी जिंदगी का पहला नशेब था। क्या लोगी तुम? सालार ने मेन्यू कार्ड पर नजर डालते हुए कहा। मैं तो श्रिम्प्स की डिशेस में से कोई ट्राई करूंगा, तुम देख लो, तुम क्या चाहते हो? वो इस्लामाबाद में दूसरी बार बाहर खाना खाने निकले थे, और एहतियातन उन्होंने एक नए बने हुए चाइनीज रेस्टोरेंट का इंतखाब किया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी तमाम एहतियात कम से कम आज उनके काम नहीं आएगी। 15 मिनट बाद खाना सर्व हो गया और वो खाना खाने लगे थे। खाना खाने के दौरान वेटर ने एक चिट लाकर सालार को दी। उसने कुछ हैरानी से इस चिट पर नजर डालते हुए उस पर लिखी तहरीर पढ़ी। आप ये जगह फौरन छोड़ दें। सालार ने कुछ हैरानी से सर उठाकर वेटर को देखा। उसे कुछ समझ में नहीं आया। ये क्या है? उसने वेटर से पूछा। इससे पहले कि वो जवाब देता, एक करंट जैसे उसे छूकर गुजरा था। वो जान गया था कि वो क्या था। बेहद बर्क रफ्तार से चंद करेंसी नोट वॉलेट से निकालकर टेबल पर रखते हुए उसने वेटर को बिल क्लियर करने का कहा। इमामा हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगी। खाना छोड़ दो, हमें जाना है, उसने खड़े होते हुए कहा। लेकिन क्यों? वो कुछ ना समझी थी, क्योंकि उन्हें खाना शुरू किए अभी चंद मिनट ही हुए थे। इमामा, ये तुम्हें बाहर जाकर बताता हूं, बैग ले लो अपना। वो कुर्सी धकेलता हुआ पलटा और फिर साकत हो गया। उन्हें निकलने में देर हो गई थी। उसने कुछ फासले पर हाशिम मुबीन के साथ वसीम और इमामा के बड़े भाई को देखा, और वो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। वो बर्क रफ्तारी से इमामा को कुर्सी की तरफ लाया। इमामा टेबल के नीचे अपने कदमों के करीब रखा हुआ अपना बैग उठा रही थी। उसने अभी उन्हें आते नहीं देखा था। सालार के अपने करीब आने पर बैग उठाते हुए वो उठ खड़ी हुई थी, और खड़ा होने पर उसने भी अपनी फैमिली के अफराद को अपनी तरफ आते देख लिया। एक लम्हा में उसका खून खुश्क हो गया। सालार ने कुछ कहने की बजाय उसे अपनी ओट में किया था। उनकी टेबल खिड़की के पास थी, और इमामा के अकब में अब खिड़कियां थीं। सामने से हटो, हाशिम मुबीन ने पास आते ही बुलंद आवाज में उससे कहा था। आसपास टेबल्स पर बैठे लोग यकदम उनकी तरफ मतवज्जो हुए। ना सिर्फ कस्टमर्स बल्कि दूसरी टेबल्स पर सर्व करने वाले वेटर्स भी। आखिरी चीज जो सालार वहां तवक्को कर सकता था वो एक पब्लिक प्लेस पर ऐसा ही सीन था। आप हमारे साथ घर चलें, वहां बैठकर बात कर लेते हैं, सालार ने बेहद तहम्मुल के साथ हाशिम से कहा था। उसने जवाबन एक गाली देते हुए उसे गिरबान से पकड़ा और खींचकर एक तरफ हटाने की कोशिश की। वसीम और अजीम से इमामा को वहां से ले जाने के लिए कहा। हाशिम के बरअक्स वसीम और अजीम दोनों कुछ मुतामिल थे। वो जानते थे इस तरह जबरदस्ती इस रेस्टोरेंट से किसी को हाल से बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि सिक्योरिटी का सामना किए बगैर इमामा को बाहिफाजत वहां से ले जाना मुश्किल था। वो सालार के अक्ब में उसकी शर्ट पकड़े थर थर कांपती हुई तकरीबन उससे चिपकी हुई थी। जब हाशिम ने सालार का गिरबान पकड़ते हुए उसे खींचा, सालार ने अपना दिफा करते हुए अपना गिरबान छुड़ाते हुए हाशिम मुबीन को जरा सा पीछे धकेला। उनके लिए ये धक्का काफी साबित हुआ। वो पैर फिसलने पर बेइख्तियार नीचे गिरे। रिसेप्शन तब तक बाहर मौजूद सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर चुका था। हाल में दूसरी मेजों पर बैठे हुए लोग
کچھ تشویشی انداز میں یہ سب دیکھ رہے تھے جب میزوں پر سرو کرتے ہوئے ویٹرز بے حد برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ اس دھکے نے عظیم کو بھی یکدم مشتعل کر دیا۔ وہ بھی بلند آواز میں اسے گالیاں دیتے ہوئے جوش میں آگے آیا اور اس نے سالار کے جبڑے پر گھونسا دے مارا۔ چند لمحوں کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے واقعی اندھیرا چھا گیا۔ وہ اس گھونسے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ذرا سا ایک طرف جھکا اور عظیم اس کے پیچھے کھڑی امامہ تک جا پہنچا۔ اس نے کانپتے ہوئے سالار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن عظیم نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نہ صرف سالار سے الگ کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ بھی رسید کیا۔ سالار تب تک سنبھل کر سیدھا ہوتے ہوئے اسے چھڑانے کے لیے پلٹا تھا جب اس کے بائیں کندھے کی پشت پر درد کی تیز لہر اٹھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر اپنی چیخ روکی۔ وہ ہاشم مبین تھے جنہوں نے ٹیبل پر پڑا چاقو اس کی پشت میں مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن آخری لمحے میں ہلنے کی وجہ سے وہ اس کے بائیں کندھے میں جا لگا تھا۔ سیکیورٹی اور دوسرے ویٹرز تب تک قریب پہنچ چکے تھے۔ سالار نے اپنے کندھے کی پشت سے وہ چاقو نکال لیا۔ سیکیورٹی والے اب تینوں کو پکڑ چکے تھے۔ وہ چاقو نوکدار ہوتا تو زخم بے حد خطرناک ہوتا، لیکن اب بھی اس چاقو کا اگلا سرا اس کے کندھے کے گوشت میں دھنسا ہوا تھا۔ امامہ نے نہ تو ہاشم مبین کو سالار کو وہ چاقو مارتے دیکھا تھا، نہ ہی اس نے سالار کو وہ چاقو نکالتے دیکھا۔ سیکیورٹی والوں نے سالار کو عظیم سے چھڑاتے ہوئے عظیم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تب تک سالار اپنی جینز کی جیب سے سیل نکال کر سکندر کو فون پر وہاں آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، لیکن وہ اس کے باوجود اپنے لہجے کو حتی المقدور نارمل رکھتے ہوئے سکندر سے بات کر رہا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی پشت کے اس زخم کو دبائے ہوئے تھا۔ اس کے دبانے اور محسوس کرنے کے باوجود اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے کندھے سے کمر تک خون کی نمی محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ خون کتنی مقدار میں نکل رہا تھا۔ سیکیورٹی والے اس گفتگو کے دوران ہاشم مبین، وسیم اور عظیم کو وہاں سے لے جا چکے تھے۔ ریسٹورانٹ کے پورے حال میں بے حد سراسیمگی کا عالم تھا۔ کچھ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے اور جو ابھی وہاں موجود تھے وہ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوگی، آپ جائیں، مینیجر نے اس کی پشت پر بہنے والے خون کو دیکھتے ہوئے کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کہا۔ اس نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ حال کا ماحول ان کی موجودگی میں نارمل نہیں ہو سکتا تھا۔ امامہ نے مینیجر کی اس بات پر کچھ حیران ہو کر سالار کو دیکھا۔ وہ اب فون پر بات ختم کر رہا تھا۔ امامہ نے اس کے اس ہاتھ کو پہلی بار نوٹس کیا جو وہ کندھے کے اوپر سے پیچھے کیے ہوئے تھا۔ کیا ہوا ہے؟ امامہ نے قدرے سراسیمگی کے عالم میں کہا۔ کچھ نہیں، سالار نے اپنا بازو سیدھا کیا۔ امامہ نے اس کی خون آلود انگلیاں دیکھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید اس کا ہاتھ زخمی تھا۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے کچھ حواس باختہ ہو کر پوچھا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک قریبی ٹیبل سے نیپکن اٹھا کر اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے امامہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ مینیجر اور سیکیورٹی کے چند لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ مینیجر کے کمرے میں آ گئے۔ وہ پولیس کو کال کر چکے تھے اور اب وہ پولیس کے آنے تک انہیں وہاں روکنا چاہتا تھا، لیکن سالار زخمی تھا اور اسے فرسٹ ایڈ دینی ضروری تھی۔ مینیجر کے کمرے میں پہنچ کر ہی امامہ نے پہلی بار سالار کی خون آلود پشت دیکھی اور وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ ایک قریبی کلینک سے پہنچنے والی ایمبولنس کے آنے تک انہوں نے اس کی شرٹ اتار کر اس کا خون روکنے کی کوشش کی، مگر زخم گہرا تھا اور ٹانکوں کے بغیر ٹھیک ہونا مشکل تھا۔ وہ اس قدر شاکڈ تھی کہ وہ ریسٹورانٹ کے عملے کے افراد کی فرسٹ ایڈ اور سالار کو گمسم دیکھتی رہی۔
वो क्या कुछ कर सकती थी या उसे क्या करना चाहिए था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। अगले 5-7 मिनट में पुलिस, एम्बुलेंस और सिकंदर आगे पीछे ही पहुंचे थे। सिकंदर के आते ही सालार ने इमामा को घर की बजाय फौरी तौर पर कहीं और भेजने के लिए कहा। सिकंदर खुद सालार को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। चाहने के बावजूद सालार से ये नहीं कह सकी कि वो उसके साथ जाना चाहती है। सिकंदर ने उसे फौरी तौर पर अपने बड़े भाई शाहनवाज के घर ड्राइवर और पुलिस की सिक्योरिटी में भिजवाया था। शाहनवाज की फैमिली घर पर नहीं थी। उजलत में उन्होंने नौकरों को इमामा का ख्याल रखने की ताकीद की और सिकंदर की तरफ चले गए। वो बुत की तरह आकर गेस्ट रूम में बैठ गई। उसे सब कुछ एक भयानक ख्वाब की तरह महसूस हो रहा था। सालार को किसी ने चाकू के साथ जख्मी किया था, ये उसने सुन लिया था, मगर ये उसके बाप ने किया था या भाइयों में से किसी ने, ये वो नहीं जान सकी थी। रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी ने हाशिम, वसीम और अजीम को पुलिस के आने तक एक कमरे में बंद कर दिया था और इसके बाद अब आगे क्या होने वाला था, उसे सोचते हुए अपना वजूद मफलूज होता महसूस हो रहा था। उसे भी आए हुए 5 मिनट ही हुए थे कि सालार की कॉल आई। तुम पहुंच गई हो? उसने इमामा की आवाज सुनते ही कहा। हाँ, तुम कहाँ हो? अभी क्लिनिक पर हूं, सालार ने उसे कहा। और अब्बू? पापा साथ है मेरे। सालार ने उसके लफ्जों पर गौर नहीं किया था। मैं अपने अब्बू का पूछ रही हूं, इमामा ने बेसाख्ता कहा। वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। उसे ना चाहते हुए भी इस वक्त इमामा की हाशिम के बारे में तशवीश बुरी लगी। वो तीनों पुलिस कस्टडी में हैं। यहां से फारिग होकर अब हम वहीं जाएंगे। इमामा का दिल डूबा। बाप और भाइयों के हवालात में होने के तसव्वुर ने चंद लम्हों के लिए उसे सालार के जख्मी होने के बारे में बिल्कुल लापरवाह कर दिया। सालार, प्लीज उन्हें माफ कर दो और रिलीज करवा दो। सिकंदर उस वक्त उसके पास थे। वो इमामा से कुछ कह नहीं सका, लेकिन वो खफा हुआ था। वो उससे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए परेशान थी। वो जख्मी था, लेकिन उसने ये तक पूछने की जहमत नहीं की कि वो अब कैसा है और उसकी बैंडेज हो गई या जख्म गहरा तो नहीं था। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। उसने कुछ कहने की बजाय फोन बंद कर दिया था। क्लिनिक में उसके चेकअप और बैंडेज में 1 घंटा लग गया। खुशकिस्मती से उसकी किसी रग या शरेयान को नुकसान नहीं पहुंचा था। क्लिनिक में ही सिकंदर की फैमिली के अफराद ने पहुंचना शुरू कर दिया और सालार को सिकंदर के इश्तियाल से अंदाजा हो गया था कि ये मामला बहुत संजीदा नोयत इख्तियार कर गया था। वो खुद बेहद नाराज होने के बावजूद इस मामले को खत्म करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन सिकंदर नहीं। शाहनवाज की बीवी और दोनों बहुएं आधे घंटे के बाद घर आई थी और तब तक तैयबा भी वहां पहुंच गई थी। सिकंदर ने फिलहाल अपने घर में ना रहना बेहतर समझा था। शाहनवाज की बीवी और बहुओं ने अगरचा इमामा से इस इशू पर ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन वो लाउंज में तैयबा और इन लोगों की बुलंद आवाज में होने वाली बातें सुनती रहीं। तैयबा बुरी तरह बरहम थी। वो शाहनवाज के घर आने के बावजूद इमामा के पास नहीं आई। वो खुद भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकी कि बाहर निकलकर उनका सामना करती। वो बेहद गुस्से में हाशिम मुबीन और उसके भाइयों को बुरा भला कहती रहीं। वो गेस्ट रूम में बैठी हिचकियों से रोते हुए ये सब सुनती रही। ये तैयबा के कड़वे कसैले जुमले या खानदान के सामने होने वाली सुबकी नहीं थी। ये एहसास था कि हाशिम और उसके भाई उस वक्त हवालात में बंद थे और ना जाने उनके साथ वहां क्या सलूक हो रहा था। वो जानती थी कि उसकी फैमिली बेहद बारसूख थी और हवालात में कोई उनके साथ आम मुजरिम की तरह रवैया नहीं रख सकता था, मगर वो जानती थी उसकी फैमिली का हवालात में रहना ही बेहद बेइज्जती का बायस है।
اس نے دوبارہ سالار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پہلی بار اس کی کال نہیں لی اور دوسری بار اس کا سیل بند تھا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس نے اس کی کال سے بچنے کے لیے فون بند کیا ہوگا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا کہ اس نے اپنا سیل فون اس کی وجہ سے آف کیا ہوا تھا۔ کیوں پرسو نہ کروں اس کیس کو؟ انہیں چھوڑ دوں تاکہ اگلی بار وہ تمہیں شوٹ کر دیں۔ اس نے ہسپتال سے پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے گاڑی میں سکندر سے کہا تھا، میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، بات بڑھ چکی ہے اور اس سب کی ابتدا بھی انہوں نے کی ہے۔ سکندر بے حد مشتعل تھے۔ پاپا، وہ امامہ کی فیملی ہے، اس نے بالآخر کہا۔ نہیں، وہ امامہ کی فیملی تھی۔ انہیں اگر امامہ کی پرواہ ہوتی تو وہ اس کے شوہر پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے، اور اگر انہیں امامہ کی پرواہ نہیں ہے تو امامہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے بین السطور کیا کہا تھا سالار کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یہ ایک حد تھی جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ پار کریں، لیکن انہوں نے یہ حد پار کر لی ہے۔ میری فیملی میں سے کسی کو تکلیف پہنچے گی تو میں ہاشم فیملی کو کسی سیف ہیون میں نہیں رہنے دوں گا۔ I will pay them in the same coin۔ میں انہیں انہی کی زبان میں جواب دوں گا۔ یہ بات تم اپنی بیوی کو بتا بھی دو اور سمجھا بھی دو۔ پاپا پلیز، اس ایشو کو حل ہونا چاہیے، سالار نے باپ سے کہا۔ سکندر کا مشتعل رویہ اسے خائف کرنے لگا تھا۔ وہ بے حد متحمل مزاج تھے، لیکن اس وقت سالار ان کا ایک نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ یہ خواہش ان کو کرنی چاہیے، صرف تب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ How dare he touch my son؟ اسے میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اس کا خیال ہے میں برداشت کروں گا؟ یہ غنڈہ گردی ہے۔ اب وہ مجھے پولیس اسٹیشن سے نکل کر دکھائے۔ انہیں ٹھنڈا کرنے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ معاملہ کس حد تک بڑھ جائے گا اس کا اندازہ سالار کو نہیں تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں جہاں اس کی فیملی پولیس اسٹیشن میں آ گئی تھی، وہاں ہاشم مبین کی بھی پوری فیملی وہاں موجود تھی۔ یہ صرف 2 بارسوخ فیملیز کا مسئلہ نہیں رہا تھا، یہ کمیونٹیز کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کے تمام اعلیٰ افسران اس معاملے کو حل کرانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ہاشم مبین کو سب سے بڑی مشکل اس ریسٹورنٹ کی انتظامیہ کی وجہ سے ہو رہی تھی، جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ یہ سب کہیں اور ہوتا تو وہ بھی جواباً سالار اور اس کی فیملی کے خلاف 10-12 FIR رجسٹر کروا چکے ہوتے، لیکن ہال میں لگے سیکیورٹی کیمروں کی ریکارڈنگ ہاشم مبین کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے کافی تھی۔ ابتدائی غصے اور اشتعال کے دورے کے بعد بالآخر ہاشم فیملی نے واقعے کی سنگینی کو محسوس کرنا شروع کر دیا، مگر مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ سکندر فیملی کسی قسم کی لچک دکھانے پر تیار نہیں تھی۔ فجر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا اور وہ بالآخر گھر واپس آ گئے۔ وہ واپسی پر سارے راستے سکندر کو کیس واپس لینے پر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اس میں ناکام رہا تھا۔ سکندر اب اس معاملے میں اپنے بھائیوں کو شامل کرنے کے بعد سب کچھ اتنے آرام سے ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ شاہ نواز کے گھر آنے سے پہلے اپنے گھر سے اپنے اور امامہ کے کچھ کپڑے لے آیا تھا۔ شاہ نواز کے گھر گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا تھا، ابو اور بھائی ریلیز ہو گئے؟ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تو واحد چیز جس کی اسے پرواہ تھی وہ صرف اتنی تھی کہ اس کے باپ اور بھائی رہا ہو جائیں۔ اس کا زخم کیسا تھا؟ اس کی طبیعت ٹھیک تھی؟ اسے ان میں سے جیسے کسی چیز میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ نہیں، وہ ہوں گے بھی نہیں۔ وہ بے حد خفگی سے کہتے ہوئے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں گیا تھا۔ پین کلرز لینے کے باوجود اس وقت تک جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کی حالت کافی خراب تھی اور رہی صحیح کسر امامہ کی عدم توجہی نے پوری کر دی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں ہیں،
اس کے واش روم سے نکلتے ہی اس نے سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیس واپس لے لو سالار، انہیں معاف کر دو، اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ملتجیانہ انداز میں اس سے کہا۔ سالار نے آنکھیں کھول دیں۔ امامہ، میں اس وقت سونا چاہتا ہوں، تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ابو کی کتنی عزت ہے شہر میں، وہ وہاں کیسے ہوں گے اور کیسے برداشت کر رہے ہوں گے یہ سب کچھ۔ وہ رونے لگی تھی۔ عزت صرف تمہارے ابو کی ہے، میرے باپ، میری فیملی کی کوئی عزت نہیں ہے؟ وہ بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتے ہوئے روتی رہی۔ یہ سب میرا قصور ہے، میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہارے پاس ہر چیز کی وجہ صرف شادی ہے۔ تم مجھ سے شادی کر کے جہنم میں آ گئی ہو۔ شادی نہ ہوئی ہوتی تو جنت میں ہوتی تم، ہے نا؟ وہ بری طرح برہم ہوا تھا۔ میں تمہیں تو الزام نہیں دے رہی، میں تو، اس نے خائف ہوتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا۔ شو می سم لائلٹی امامہ، کچھ میرے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرو، ویسی وفاداری جیسی تم اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے دکھا رہی ہو۔ وہ بول نہیں سکی تھی۔ اس نے جیسے اسے جوتا کھینچ مارا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اسے کبھی اتنی ہرٹ کرنے والی بات کہہ سکتا تھا، لیکن وہ اسے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر اس کے بستر سے اٹھ گئی۔ سالار نے اس کو روکنے کی بجائے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر 12:30 بجے کندھے میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے کھلی تھی۔ اسے ٹیمپریچر بھی ہو رہا تھا۔ کندھے کو حرکت دینا مشکل ہو رہا تھا اور بستر سے اٹھتے ہی اس کی نظر امامہ پر پڑی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رکے بغیر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ نہا کر تیار ہونے کے بعد وہ باہر نکلا اور امامہ سے کوئی بات کیے بغیر وہ بیڈ روم سے چلا گیا۔ اسے اپنا آپ وہاں اجنبی لگنے لگا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کی سپورٹ تھا اور وہ بھی اس سے برگشتہ ہو رہا تھا۔ میں کیس واپس لے رہا ہوں، لنچ ٹیبل پر بیٹھے اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ پورے ٹیبل پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہاں سکندر کے ساتھ ساتھ شاہ نواز اور ان کی فیملی بھی تھی۔ میں نے اس پورے معاملے کے بارے میں سوچا ہے اور طیبہ نے بے حد تلخی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ تم سوچنا کب کا چھوڑ چکے ہو، یہ تمہاری بیوی کی پڑھائی ہوئی پٹی ہوگی۔ ممی، امامہ کو اس پوری ایکویشن میں سے نکال دیں۔ اچھا تو پھر تم اسے طلاق دے دو، یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا رکھ دیا۔ یہ میں نہیں کر سکتا اور یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ تو پھر ہم بھی وہ نہیں کریں گے جو تم چاہتے ہو۔ امامہ کا باپ اور بھائی جیل میں ہی رہیں گے۔ طیبہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کتنا بڑھ چکا ہے؟ کیس واپس لینے کا مطلب ان کو شے دینا ہے۔ تم پوری فیملی کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ شاہ نواز نے مداخلت کی۔ رسک تو کیس چلنے کی صورت میں بھی ہوگا، بلکہ زیادہ ہوگا۔ یہ کیس تو مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ وہ جانتا تھا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اس سے پوری فیملی کی کتنی لعنت ملامت اسے ملنے والی تھی۔ وہ سب کچھ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ امامہ کو خوش کر سکتا تھا یا اپنی فیملی کو، اور اپنی فیملی کو ناخوش کرنا اس کے لیے بہتر تھا۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی باہر سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی، لیکن اب وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ملازم بالآخر اسے کھانے کے لیے پوچھنے آیا اور وہ شدید بھوک کے باوجود نہیں گئی۔ وہ اس وقت لنچ ٹیبل پر بیٹھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اس سے بھوکا مرنا زیادہ بہتر تھا۔ وہ رات کے 9 بجے تک اسی طرح کمرے میں بیٹھی رہی۔ سالار کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کوئی کال، کوئی میسج نہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھکن کے عالم میں کب سو گئی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔
رات گئے اس کی آنکھ سالار کے کندھا ہلانے پر کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ اٹھ جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ وہ کمرے سے اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی اپنی آنکھیں رگڑتی رہی۔ کیس واپس لے لیا ہے میں نے، تمہاری فیملی ریلیز ہو گئی ہے۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ بیگ کی زپ بند کر رہا تھا۔ کسی نے جیسے امامہ کے کندھوں سے منو بوجھ ہٹایا تھا۔ اس کے چہرے پر آنے والا اطمینان وہ بھی نوٹس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کے پیچھے باہر لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے ماحول میں موجود تناؤ اور کشیدگی محسوس کی تھی۔ شاہ نواز اور سکندر دونوں بے حد سنجیدہ تھے اور طیبہ کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ وہ نروس ہوئی تھی۔ وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے صرف اپنے لیے نہیں، شاہ نواز کے رویے میں سالار کے لیے بھی سرد مہری محسوس کی تھی۔ وہ سالار کے ساتھ جس گاڑی میں تھی اسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ سکندر اور طیبہ دوسری گاڑی میں تھے۔ سالار پورا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتا کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ وہ وقفے وقفے سے اسے دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی سب کی خاموشی اور سرد مہری ویسی ہی تھی۔ سالار سکندر اور طیبہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گیا اور وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ملازم اسے کھانے پر بلانے آیا تھا۔ تم مجھے یہیں پر کھانا دے دو۔ بھوک اس قدر شدید تھی کہ اس بار وہ کھانے سے انکار نہیں کر سکی۔ ملازم کی واپسی 2 منٹ بعد ہی ہو گئی تھی۔ سالار صاحب کہہ رہے ہیں آپ باہر سب کے ساتھ آ کر کھانا کھائیں۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی۔ یہ بلاوا کچھ غیر متوقع تھا۔ ٹیبل پر سکندر، طیبہ اور گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اس وقت بہت مشکل تھا۔ وہ کھانا اندر لانے کے لیے نہ کہہ چکی ہوتی تو اس وقت بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر دیتی، لیکن اب یہ مشکل تھا۔ ہمت کرتے ہوئے جب وہ بالآخر ڈائننگ روم میں آئی تو سب ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کامران کی بیوی زوبا طیبہ سے کچھ بات کر رہی تھی۔ اس کی آمد پر کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا، صرف سالار اپنی پلیٹ میں کچھ ڈالے بغیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر اسی نے اس سے پوچھتے ہوئے چاول کی ڈش اس کی طرف بڑھائی تھی اور پھر کھانے کے دوران وہ بغیر پوچھے کچھ نہ کچھ اس کی طرف بڑھاتا گیا۔ وہ ٹیبل پر ہونے والی بات چیت خاموشی سے سنتی رہی اور شکر ادا کرتی رہی کہ وہ اس سے متعلقہ نہیں تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایشو اب اس لیے زیر بحث نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے ہی اس حوالے سے ان سب کی لعنت ملامت سمیٹ چکا تھا۔ ماحول آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ طوفان گزرنے کے بعد اب اس کے اثرات بھی معدوم ہونے لگے تھے۔ وہ کھانے کے بعد بیڈ روم میں سالار کے ساتھ ہی آئی۔ وہ ایک بار پھر بات چیت کیے بغیر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ اندھیرے میں کچھ دیر بستر پر بیٹھی رہی، پھر اس نے جیسے مصالحت کی پہلی کوشش کی۔ سالار آنکھیں بند کیے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کا جواب دے یا نہ دے۔ سالار بولو، اس نے بالآخر کہا۔ زخم گہرا تو نہیں تھا؟ نرم آواز سے اس نے پوچھا۔ کون سا والا؟ ٹھنڈے لہجے میں کیا ہوا سوال اسے لاجواب کر گیا تھا۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سوال بدلا تھا۔ اگر ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا زخم ہے، میرا درد ہے۔ اب جواب نے اسے لاجواب کیا تھا۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں کیا؟ اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹ کر پیشانی پر گیا تھا۔ بات بدلنے کے لیے وہ اور کیا کرتی؟ اس کا ہاتھ پیشانی سے ہٹاتے ہوئے سالار نے اسی ہاتھ سے سائیڈ ٹیبل پر لیمپ آن کیا۔ امامہ، تم وہ کیوں نہیں پوچھتی جو پوچھنا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کہا۔ وہ چند لمحے اسے کچھ بے بسی سے دیکھتی رہی، پھر اس نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، ابو سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ وہ بتاؤں جو میں نے ان سے کہا یا وہ جو انہوں نے مجھ سے؟ انداز اب بھی تیکھا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تم سے؟ اس نے جواب میں ہاشم مبین کی گالیوں کو بے حد بلنٹ انداز میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔
इमामा की आंखों में आंसू आ गए। मैं गालियों का नहीं पूछ रही, उन्होंने वैसे क्या कहा तुमसे? उसने कुछ खफगी और सुर्ख चेहरे के साथ उसकी बात काट दी थी। ओह सॉरी, उनकी गुफ्तगू में 70% गालियां थी। अगर मैं बहुत मुख्तसर भी करूं तो भी कितना एडिट कर सकता हूं। बहरहाल बाकी बातों में उन्होंने मुझे कहा कि मैं सूअर हूं, लेकिन कुत्ते जैसी मौत मरूंगा, और जो कुछ मैंने उनकी बेटी के साथ किया है वो मेरी बेटी और बहन के साथ हो। इसके लिए वो खसूसी तौर पर दुआ या बद्दुआ फरमाएंगे। तुम्हारे लिए भी उनके कुछ पैगाम हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि मैं तुम्हें दूं। ये थी उनकी गुफ्तगू। वो नम आंखों के साथ गूंग बैठी उसका चेहरा देखती रही। वो अपसेट था, इसका अंदाजा लगाना आसान था, लेकिन वो कितना हर्ट हुआ था ये बताना मुश्किल था। उन्होंने तुमसे एक्सक्यूज नहीं की? भराई हुई आवाज में उसने पूछा था। की थी उन्होंने। उन्हें बड़ा अफसोस था कि उनके पास उस वक्त कोई पिस्टल क्यों नहीं था, या कोई अच्छा वाला चाकू, क्योंकि वो मुझे सही सलामत देखकर बेहद नाखुश थे। उसका लहजा तंजिया था। फिर तुमने केस क्यों खत्म किया? तुम्हारे लिए क्या? उसने दो टोक अंदाज में कहा। वो सर झुकाकर रोने लगी थी। मैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली से कितनी शर्मिंदा हूं, मैं नहीं बता सकती तुम्हें। इससे तो अच्छा था कि वो मुझे मार देते। मैंने तुमसे कोई शिकायत की है? वो संजीदा था। नहीं, लेकिन तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे। कोई भी नहीं कर रहा। मैं कल रात से ख्वार हो रहा हूं, परेशान था। मुझे तो तुम रहने दो। मुझे तुमसे इस हवाले से कोई शिकायत नहीं करनी है, लेकिन जहां तक मेरी फैमिली का ताल्लुक है तो थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेंगे। दैट्स नेचुरल, बट ये फितरी बात है। लेकिन 2-4 हफ्ते गुजरेंगे, सब ठीक हो जाएगा, उसने रसानियत से कहा था। इमामा ने भीगी हुई आंखों के साथ उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। मेरी कोई इज्जत नहीं करता। सालार ने उसकी बात काट दी। ये तुम कैसे कह सकती हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? पापा ने, मम्मी ने, या किसी और ने? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सालार ने फिर उसकी बात काट दी। और कोई कुछ कहेगा भी नहीं तुमसे। जिस दिन कोई तुमसे कुछ कहेगा तुम तब कहना कि कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। वो जरूरत से ज्यादा संजीदा था। मैं तुम्हें कभी अपने बाप के घर में भी लेकर ना आता अगर मुझे यह खदशा होता कि यहां तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। तुमसे शादी जैसे भी हुई है, तुम मेरी बीवी हो, और हमारे सर्कल में कोई ऐसा नहीं है जिसे ये पता नहीं है। अब ये रोना धोना बंद करो, उसने कदरे झिड़कने वाले अंदाज में उससे कहा। 6:30 बजे की फ्लाइट है, सो जाओ अब। उसने आंखें बंद कर ली थी। वो उसका चेहरा देखने लगी। वो उसे बता नहीं सकती थी कि उसने 1.5 दिन में जान लिया था कि वो दुनिया में कितनी महफूज और गैर महफूज थी। उसके पांव के नीचे जमीन उसके वजूद की वजह से थी। उसके सर पे साया देने वाला आसमान भी उसी की वजह से था। उसका नाम उसके नाम से हट जाता तो दुनिया में कोई और उसके लिए खड़ा होने वाला नहीं था। जिंदगी में इससे कोई रिश्ता ना होने के बावजूद वो हमेशा उसकी मदद और सहारे के लिए मोहताज रही थी, और इस ताल्लुक के बाद ये मोहताजी बहुत बढ़ गई थी। कुछ भी कहे बगैर वो उसके सीने पर सर रख कर लेट गई थी, ये परवाह किए बगैर कि उसके सर रखने से उसके कंधे में तकलीफ हो सकती है। वो जानती थी वो उसे कभी नहीं हटाएगा, और सालार ने उसे नहीं हटाया था। बाजू उसके गिर्द हमायल करते हुए उसने दूसरे हाथ से लाइट ऑफ कर दी। मम्मी ठीक कहती हैं, उसके सीने पर सर रखे उसने सालार को बुड़बुड़ाते सुना। क्या? वो चौंकी थी। तुमने मुझ पर जादू किया हुआ है। वो हंस पड़ी। इस वाक़े के बाद अगले चंद हफ्ते वो लाहौर में भी कुछ मोहतात रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हर डर खौफ खत्म होने लगा। इमामा की फैमिली की तरफ से इस बार इस तरह की धमकियां भी नहीं मिली थी जैसे इमामा के घर से चले जाने पर सिकंदर की फैमिली को मिलती रही थी। फौरी इश्तियाल में आकर हाशिम
और उनके बेटे उन पर हमला करने की गलती तो कर बैठे थे, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें ये एहसास हो गया था कि इमामा को जबरदस्ती वापस ले जाना अब उनके मसाइल को बढ़ा सकता था, कम नहीं कर सकता था। वो झूठ जो इमामा के हवाले से उन्होंने अपने हल्का अहबाब में बोल रखे थे, उनके खुल जाने का मतलब रुसवाई और जग हंसाई के अलावा कुछ न था। एक पर्दा पड़ा हुआ था, उसे पड़ा रहने देना ज्यादा समझदारी थी। उनका वास्ता सिकंदर जैसी फैमिली से ना पड़ता तो वो इस मामले पर अपनी अना को इतना नीचे ना लाते, लेकिन यहां अब मजबूरी थी। पुलिस स्टेशन में तस्फिया के दौरान सिकंदर ने हाशिम मुबीन को साफ साफ बता दिया था कि सालार और इमामा को किसी भी तरह पहुंचने वाले नुकसान की जिम्मेदारी वो हाशिम के खानदान के अलावा किसी दूसरे पर नहीं डालेंगे। आम हालात में हाशिम इस बात पर मुश्तइल होते, लेकिन एक रात हवालात से निकलने के लिए हर तरह के असर व रसूख इस्तेमाल करके नाकाम होने के बाद उनका जोश होश में तब्दील होने लगा था। जहां तक सालार और इमामा का ताल्लुक था, उनके लिए ये सब कुछ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी शर से खैर था। वो खदशात जिनका शिकार वो इस्लामाबाद में कयाम के दौरान होते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे थे, और ये खास तौर पर इमामा के लिए मौजे से कम नहीं था। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो कभी इतनी आजादी के साथ रह सकेगी। सालार ने ठीक कहा था, चंद हफ्तों में उसकी फैमिली का रवैया फिर पहले जैसा ही हो गया था, हत्ता कि तैयबा की तलखी भी खत्म हो गई थी, और इसमें ज्यादा हाथ इमामा का ही था। वो फितरतन सुलहजो और फर्माबरदार थी। रही सही कसर उसके हालात ने पूरी कर दी थी। पीछे मैका होता तो शायद कोई बात बुरी लगने पर वो भी इसी तरह मूड ऑफ करती, जिस तरह सिकंदर की दूसरी बहुएं कभी कभार करती थी। मगर पीछे बैगेज के सिवा कुछ नहीं था, और एहसान मंद होने के लिए इतना भी बहुत था कि वो उस शख्स की फैमिली थी जो उसे सर पर उठाए फिरता था। कोई वसीम हाशिम साहब मिलना चाह रहे हैं आपसे। अपने ऑफिस की कुर्सी में झूलता सालार कुछ देर के लिए साकत हो गया था। कहां से आए हैं? उसने एक लम्हे के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट खंगाली थी, और वहां सिर्फ वसीम हाशिम था। इस्लामाबाद से कह रहे हैं कि आपके दोस्त हैं, रिसेप्शनिस्ट ने मजीद बताया। भेज दो। उसने इंटरकॉम रख दिया और खुद सीधा होकर बैठ गया। आज के दिन वो ऐसे किसी विजिट के लिए तैयार नहीं था। वसीम के वहां आने का मकसद क्या था? दोनों खानदानों के दरमियान होने वाले झगड़े को चंद हफ्ते गुजर चुके थे। वो चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा, फिर अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी वसीम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। एक लम्हे के लिए दोनों साकत हुए थे, फिर सालार ने हाथ बढ़ाया। वसीम ने भी हाथ बढ़ा दिया था। एक तवील अरसे के बाद उन दोनों के दरमियान होने वाली वो पहली मुलाकात थी। क्या लोगे? चाय, कॉफी? सालार ने बैठते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए आया हूं, वसीम ने जवाबन कहा। वो दोनों किसी जमाने में बहुत गहरे दोस्त थे, लेकिन इस वक्त उनको अपने दरमियान मौजूद तकल्लुफ की दीवार को खत्म करना बहुत मुश्किल लग रहा था। सालार ने दोबारा कुछ पूछने की बजाय इंटरकॉम उठाकर चाय का ऑर्डर दे दिया। इमामा कैसी है? उसके रिसीवर रखते ही वसीम ने पूछा। शी इज फाइन, सालार ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। मैं उससे मिलना चाहता था। एड्रेस था मेरे पास तुम्हारे घर का, लेकिन मैंने सोचा पहले तुमसे पूछ लूं। वसीम ने बेहद जताने वाले अंदाज में उसे कहा। जाहिर है तुम्हें यह पता चल सकता है कि मैं कहाँ काम कर रहा हूं, तो होम एड्रेस जानना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। सालार ने बेहद मामूल के लहजे में उससे कहा। मैं मिलना चाहता हूं उससे, वसीम ने कहा। मुनासिब तो शायद ना लगे, लेकिन फिर भी पूछूंगा तुमसे। किस लिए? सालार ने जवाबन बड़े फ्रैंक अंदाज में कहा।
कोई वजह नहीं है मेरे पास, वसीम ने जवाबन कहा। उस दिन रेस्टोरेंट में जो चिट वो तुमने भेजी थी, मैं जानता हूं, सालार ने उसकी बात काटी थी। वसीम एक लम्हे के लिए नहीं बोल सका। फिर उसने कहा, तुमने और इमामा ने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया। वसीम चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोलने लगा था। सालार ने उसकी गुफ्तगू में मुदाखलत नहीं की थी, लेकिन अब जो भी हुआ वो हो चुका था। मैं इमामा से मिलना चाहता हूं। तुम्हारी फैमिली को पता है? सालार ने पूछा। नहीं, उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे भी घर से निकाल देंगे। सालार उसका चेहरा देखता रहा। वो उसका सच और झूठ नहीं जान सकता था। उसकी नीयत क्या थी वो ये अंदाजा नहीं कर सकता था, लेकिन वो और इमामा एक दूसरे के बहुत करीब थे। वो ये जरूर जानता था, शायद यही वजह थी कि उस रात वसीम ने उसे इमामा के साथ देखकर उसे बाप भाई के देखे जाने से पहले मुतनब्बे करने की कोशिश की थी। लेकिन सालार के लिए फिर भी ये मुश्किल था कि वो उसे इमामा से मिलने की इजाजत दे देता। इस मेल जोल का पता चलने पर इमामा की फैमिली के लिए उसे नुकसान पहुंचाना बहुत आसान हो जाता। वो अगर उसके अपार्टमेंट तक पहुंच सकते थे तो वहां से इमामा को कहीं और ले जाना भी मुश्किल नहीं था। वो यकीन करना चाहता था कि वसीम किसी गलत इरादे से उसके पास नहीं आया, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। वसीम, मैं नहीं समझता कि अब इसका कोई फायदा है, उसने बिलाखिर साफ अल्फाज में उससे कहा। इमामा मेरे साथ खुश है, अपनी जिंदगी में सेटल्ड है। मैं नहीं चाहता वो अपसेट हो या उसे कोई नुकसान पहुंचे। मैं ना तो उसको अपसेट करना चाहता हूं, ना ही नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। मैं बस कभी कभार उससे मिलना चाहता हूं। वसीम ने उसकी बात काटते हुए कुछ बेताबी से कहा। मैं इस पर सोचूंगा वसीम, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस्तेमाल करके कोई। वसीम ने उसकी बात काट दी। मैं भी नहीं चाहता कि उसको कोई नुकसान पहुंचे। ऐसी कोई ख्वाहिश होती तो इतने सालों में तुमसे पहले राब्ता करता। मैं जानता था वो तुमसे शादी करके घर से गई है। तुम इन्वॉल्व थे पूरे मामले में, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को कभी ये नहीं बताया। सालार एक लम्हा के लिए ठटका, फिर उसने कहा, वो इतने अरसे से मेरे साथ नहीं थी। नहीं होगी, लेकिन वो तुमसे शादी करके गई थी, ये मैं जानता था। उसका लहजा हतमी था। सालार उसे देखकर रह गया। उसके दोस्तों का सर्कल तकरीबन एक ही था, और इसमें अगर किसी ने इमामा और उसकी शादी के हवाले से कुछ हकीकी इत्तलात वसीम को दे दी थी तो ये कोई इतनी हैरत अंगेज बात नहीं थी। मैं सोचूंगा वसीम, सालार ने बहस की बजाय फिर वही जुमला दोहराया। वसीम मायूस हुआ था। मैं 2 दिन के लिए हूं लाहौर में, और ये मेरा कार्ड है। मैं उससे वाकई मिलना चाहता हूं। वसीम ने मजीद कुछ कहे बगैर जेब से एक कार्ड निकालकर टेबल पर उसके सामने रख दिया। उस रात वो खिलाफे मामूल कुछ ज्यादा खामोश था। ये इमामा ने नोटिस किया था, लेकिन उसे वजह समझ नहीं आ रही थी। उसने हमेशा की तरह ऑफिस में काम के प्रेशर को जिम्मेदार गर्दाना था। वो खाने के बाद काम करने के लिए हमेशा की तरह स्टडी रूम में जाने की बजाय उसके पास लाउंज में सोफा पर आकर बैठ गया था। वो टीवी देख रही थी। दोनों के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। फिर वो भी टीवी देखने लगा। 5-10 मिनट की खामोशी के बाद इमामा ने बिलाखिर एक गहरा सांस लेकर उसे कहते सुना, इमामा, अगर तुम वादा करो कि तुम खामोशी से तहम्मुल से मेरी बात सुनोगी, आंसू बहाए बगैर, तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। वो बेहद संजीदा था। क्या कहना है? वो कुछ हैरान थी। वसीम तुमसे मिलना चाहता है, उसने बिला तमहीद कहा। वो हिल नहीं सकी। वसीम, मेरा भाई, इमामा ने बिलाखिर कहा। उसके लहजे में बेयकीनी थी। सालार ने सर हिलाया। फिर वो उसे अपनी और उसकी आज की मुलाकात की तफसीलात बताने लगा था, और इन तफसीलात के दौरान बरसात शुरू हो चुकी थी। सालार ने बेहद तहम्मुल का मुजाहरा किया।
तहम्मुल के अलावा वो और किस चीज का मुजाहरा कर सकता था? तुमने क्यों उसे यहां आने नहीं दिया? तुम उसे साथ लेकर आते। उसने हिचकियों और सिसकियों के साथ रोते हुए गुफ्तगू के दरमियान में ही उसकी बात काटी। मुझे पता था वसीम मुझे माफ कर देगा। वो भी मुझे इतना ही मिस करता होगा जितना मैं उसे करती हूं। मैं तुमसे कहती थी ना कि वो। सालार ने उसकी बात काटी। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है इमामा। मैं नहीं जानता वो क्यों मिलना चाहता है तुमसे, लेकिन उसके तुम्हारे साथ मिलने के बड़े नुकसानदेह नताइज हो सकते हैं। सालार उसके आंसुओं से मुतासिर हुए बगैर बोला था। वो वसीम के हवाले से वाकई कुछ खदशात का शिकार था। कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, कुछ नहीं होगा। वो बहुत अच्छा है। तुम उसे फोन करके अभी बुला लो। मैं कल उसे बुलाऊंगा, लेकिन वो अगर कभी अकेले यहां आना चाहे या तुम्हें कहीं बुलाए तो तुम नहीं जाओगी, सालार ने उसकी बात काटते हुए कहा। और मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ना वो यहां अकेला आएगा, ना तुम उसके फोन करने पर कहीं जाओगे। सालार ने बड़ी सख्ती से उसे ताकीद की थी। मैं उसके बुलाने पर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके यहां आने पर क्यों एतराज है तुम्हें? उसने एहतजाज किया। वो मेरे घर पर होते हुए आए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वो अकेला यहां ना आए। वो तो खैर मैं नीचे सिक्योरिटी वालों को भी बता दूंगा। वो मेरा भाई है सालार। इमामा को बेइज्जती महसूस हुई। जानता हूं, इसीलिए तुमसे ये सब कुछ कह रहा हूं। मैं तुम्हारे हवाले से उस पर या किसी पर भी एतबार नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे बस ये बताओ तुम्हें उससे मिलना है या नहीं। अगर तुम्हें बहस करनी है इस इशू पर तो बेहतर है वसीम आए ही नहीं। सालार ने उसे जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया। ठीक है, मैं उसे अकेले नहीं बुलाऊंगी। उसने आंखें रगड़ते हुए फौरन से पेशतर घुटने टेके थे। मुझे उससे फोन पर बात करनी है। सालार ने कुछ कहने की बजाय वसीम का विजिटिंग कार्ड लाकर उसे दे दिया। वो खुद स्टडी रूम में चला गया था। चंद बार बेल होने पर वसीम ने फोन उठाया था और उसकी आवाज सुनने पर इमामा के हलक में आंसुओं का फंदा लग गया था। हेलो, मैं इमामा हूं। वसीम दूसरी तरफ कुछ देर बोल नहीं सका था, और फिर जब बोलने के काबिल हुआ तब तक उसकी आवाज भी भराने लगी थी। वो 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ बात करते रहे थे, बेहंगम, बेरब्त, बेमकसद, खामोशी के लंबे वक्फों वाली गुफ्तगू। लेकिन इस गुफ्तगू में कोई गिले शिकवे नहीं हुए थे, कोई मलामत मुजम्मत नहीं हुई थी। वक्त अब इतना आगे गुजर चुका था कि ये सब कहना बेकार था। वसीम शादी कर चुका था और उसके 3 बच्चे थे। फैमिली में और भी बहुत से अफराद का इजाफा हो चुका था। वो बहते आंसुओं के साथ इजाफे की तफसीलात सुनती रही।